वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे। आज पार्ट थर्ड है वाटर, है ना। पढ़ा था हमने, फर्स्ट पार्ट किया, सेकेंड पार्ट किया और आज लास्ट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। तो देखा आप लोगों ने अब तक कि वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। आज कुछ और इम्पोर्टेंस हम देखने वाले हैं कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस लाइफ में है। ज्यादा एक्सेस में वाटर हो जाए तब क्या होगा, या फिर अगर वाटर ना हो तब क्या होगा, है ना। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये जो पिक्चर आपके सामने बना हुआ है ये आपका है वाटर साइकिल। क्या है ये? इसको कहते हैं वाटर साइकिल, जो हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वाटर साइकिल वाटर साइकिल वाटर साइकिल। तो देखें कैसे चलती है वाटर साइकिल। सबसे पहले देखो क्या होता है, ये जो सन निकलता है, सन से रेज निकलती है ना, गर्मी आती है, धूप आती है। तो जो जमीन का पानी होता है वो इवोपरेट होता है, यानी जमीन से जो पानी होगा वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो क्या बोलेंगे, जमीन से जाने वाले पानी को बोलेंगे इवोपरेशन ऑफ वाटर। ठीक है। और कुछ पानी प्लांट से भी निकलता है, कुछ पानी प्लांट के थ्रू भी उड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब प्लांट के थ्रू पानी एयर में जाता है या प्लांट के थ्रू पानी इवोपरेट होता है तब हम उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन। ठीक है। जब ये पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो नीचे तो देखो, नीचे क्या है, नीचे हॉट है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर क्या होगा, ऊपर जो एयर होगी वो कूल होगी। तो जितनी ज्यादा एयर कूल होती जाएगी और नीचे से जो वेपर बनकर गई है, वाटर की जो वेपर बनकर गई है, वो क्या होगा, वो फिर से ठंडी हो जाएंगी। जब ठंडी होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंस हो गई। क्या बोलेंगे? कंडेंस हो गई। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? कंडेंसेशन बोलते हैं कि जब वाटर वेपर्स ठंडी होने के बाद एक जगह इकट्ठी हो जाती है, यानी क्लाउड्स बना लेती है ना। क्लाउड्स की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है वो। दरअसल क्या होता है कि नीचे से वाटर इवोपरेट हुआ, नीचे से वाटर ट्रांसपिरेशन हुआ। जब वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गई तो वो कूल होने के बाद उन्होंने क्या बना ली है, वो एक जगह कलेक्ट हो गई और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बनने लगी, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन हम देखते कैसे हैं, जब हम बादलों में ऊपर देखते तो हम बोलते हैं ना कि आज बारिश होने वाली है। तो कैसे पता होता है बारिश होने वाली है? क्योंकि हमको बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई देते हैं। वो क्लाउड्स जो होते हैं ना, वो वाटर से फिल्ड होते हैं, पूरी तरह टाइट होते हैं। जब वो अपना वेट नहीं संभाल पाते या वो इतने हैवी हो जाते हैं कि वो उस वाटर को नहीं संभाल पाते तो क्या होता है, तो फिर रेन हो जाती है। ठीक है। और रेन होने को क्या बोलते हैं, रेन जब होती है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन। यानी समझ में आया? आप तीन प्रोसेस आपको समझ में आई, इवोपरेशन, इवोपरेशन के साथ ट्रांसपिरेशन, देन उसके बाद कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के बाद तीसरा आपका होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है। प्रेसिपिटेशन में पानी नीचे आ गया, प्रेसिपिटेशन होने के बाद पानी नीचे आ गया और कुछ पानी नदियों में बह गया और कुछ पानी जमीन के अंदर चला गया। समझ रहे हो बात को? जो कुएं वगैरह खुदवाकर हम पानी निकलवाते हैं वो हमको यही वाटर मिलता है। इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। जो पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको हम कुएं खुदवाकर या ट्यूबवेल समरसेबल वगैरह लगवा के यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। और कुछ पानी क्या होता है, कुछ पानी आपका रिवर्स वगैरह में चला जाता है। ठीक है। तो समझ में आ गई ना पूरी वाटर साइकिल। चले आगे, चलो। अब आता है बैक टू द ओशन, यानी जो पानी इवोपरेट होकर ओशियन से ही ऊपर गया था वही तो वापस आ रहा है, बैक टू द ओशन, वही तो ओशियंस में वापस आ रहा है। वो कैसे वापस आ रहा है भाई? पहाड़ों पे भी बारिश पड़ी, पहाड़ों पे स्नो हुई, क्या हुआ, बर्फ जम गई। लेकिन जब गर्म मौसम हुआ तो वहां से पानी बनकर पिघलने लगा, और वो पहाड़ों से जो पानी बनकर पिघलने लगा वो कहाँ जाएगा, वो भी तो सीज में और ओशियंस में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, है ना। तो what happened to the water that rain and snow bring to different region of earth? मतलब उस पानी का क्या होता है जो डिफरेंट रीजन में स्नो और रेन की हेल्प से पानी आ जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस। मतलब चाहे पहले कह लो या बाद में कह लो, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में, वो लौट के कहाँ जाता है, ओशियंस में ही जाता है वापस लौट कर। भाई
भाई माउंटेन से आएगा तो भी ओशियंस में जाएगा, या हम लोग जो वाटर यूज कर रहे हैं उसको जब हम अपने घरों से निकाल देते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में होता हुआ ओशियंस में पहुंचता है। जो रेन सॉरी जो आपकी रिवर्स होती है वो भी कहीं ना कहीं जाके ओशियंस में मिलती है, तो सारा वाटर ओशियंस में ऐसे जाता है। ठीक है, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन आल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। मतलब जो पानी, बारिश का जो पानी आता है, बारिश का जो पानी जमीन पर आता है वो रिवर्स की और स्ट्रीम्स की फॉर्म में फ्लो होने लगता है, बहने लगता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और ओशियन। यानी कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी लंबी चलती हैं, बहुत, जैसे गंगा हो गई, गंगा, जैसे गंगा, गंगा की जो इंडिया में लेंथ है वो 2525 है। जैसे यमुना हो गई, यमुना, यमुना जो है ये गंगा की क्या है, सहायक नदी है, यानी इसका पानी, यमुना जी का पानी कहीं जाकर गंगा नदी में मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर मेघना बनाती है, ये भी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत में। और ये सारी नदियां कहाँ जाके गिर जाती हैं, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है ये, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, जो राइट साइड से नदियां आएंगी वो लेफ्ट साइड अरेबियन सी में गिरेंगी, जो इस साइड से नदियां आएंगी वो कहाँ गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। ठीक, इसकी बातें हम हिस्ट्री में करेंगे, या इसकी बातें हिस्ट्री में नहीं, सॉरी एसएसटी में करेंगे, है ना, ज्योग्राफी में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी ओशियंस। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स। और कुछ कुछ रिवर्स का जो पानी है वो लेक्स में भी बहकर चला जाता है। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. यानी रेन वाटर, जो कुछ रेन वाटर होता है वो ऐसा नहीं है कि सारा नदियों में ही बह जाता है, कुछ पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है जो जमीन के अंदर चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और कुछ पानी आपका इवोपरेट हो जाता है या ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ठीक है, यानी तीन कंडीशन बन गई। कुछ पानी तो रेन का जो कुछ वाटर होता है वो तो क्या रिवर्स स्ट्रीम्स और लेक में चला जाता है, कुछ सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है और पेड़ों के थ्रू ट्रांसपिरेट हो जाता है। ठीक है, द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड। और जो बाकी का है वो तो आपका ग्राउंड सोख ही लेता है, सारा का सारा ग्राउंड में चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। यानी जो हम वाटर यूज करते हैं समरसेबल लगाकर, पंप लगाकर, हैंड पंप लगाकर, वेल्स खोदकर, सॉरी, वो क्या होता है, वो सब आपका ग्राउंड वाटर होता है। Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lakes as well. मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना उसको हम कैसे यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि वेल्स के थ्रू हम उसको यूज करते हैं। यानी कुएं जो सूख जाते हैं वो कब उनमें पानी आ जाता है, जब बारिश हो जाए बहुत सारी, और जो आपकी अर्थ है वो पानी को सीप्स कर ले, बहुत सारा पानी सीप्स कर ले, तब क्या होगा, वेल्स में पानी आ जाता है आपका ऑटोमेटिकली, है ना, हमें उसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती। It is also this groundwater which is drawn by a hand pump or tubewell. अभी बताया ना मैंने आपको कि हम ग्राउंड वाटर को ट्यूबवेल और हैंडपंप की हेल्प से भी यूज करते हैं। The more hand pumps or tubewells that are used in an area, the deeper we need to dig to find its groundwater. मतलब जहाँ पर ट्यूबवेल और हैंडपंप होते हैं वहाँ पर हमें क्या होता है, उस एरिया में हमें गहरे से गहरा खोदना होता है। जितना गहरा हम खोदेंगे उतना गहरा हमको, मतलब उतना अच्छा हमको वहां से वाटर मिलेगा। ठीक है, तो हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने के लिए हमें अर्थ को गहरे से गहरा खोदना पड़ता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वॉरिसम। यानी जब हम ग्राउंड वाटर को एक्सेस में यूज करते हैं, भाई एक्सेस में आप किसी भी चीज का यूज कर लो वो आपके लिए हार्मफुल ही है, वो आपको कभी बेनिफिट नहीं दे सकती। इसीलिए ग्राउंड वाटर को भी जब हम एक्सेस में यूज करेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। और वैसे तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो गया, बहुत नीचे चला गया, क्योंकि अब ग्राउंड वाटर भी बहुत एक्सेस में यूज होने लगा। गाँव में भी, शहरों में भी सभी लोग समरसेबल लगा लेते हैं, सभी लोग हैंडपंप लगाते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं ना, तो इससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत नीचे चला गया है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब देखो, व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली।
अगर बारिश ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? देखा होगा आपने बारिश के दिनों में क्या सुनने को मिलता है, न्यूज सुनने को मिलती है कि वहां बाढ़ आ गई, वो वाला शहर बह गया, वो वाला गांव में सब बह गया, वहां कुछ भी नहीं बचा। तो बारिश जो वाटर है ना, तो कम ही अच्छा है ना ज्यादा ही अच्छा है ना। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर व्हाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट इज रेन्स ओनली फॉर फ्यू डेज। मतलब हमारे वर्ल्ड में, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर पूरे साल बारिश होती है और बाढ़ आती रहती है, कभी भी बाढ़ आती रहती है। और कुछ जगह ऐसी है जहां पर केवल कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है। तो दोनों लोग परेशान रहते हैं, ज्यादा बारिश वाले भी और कम बारिश वाले भी। The sowing of many crops depends on the arrival of monsoon। यानी जो खेती हम करते हैं, जो भी फसल हम बोते हैं, वो किस पर डिपेंड करती है? वो मानसून पर डिपेंड करती है कि कैसा मानसून आएगा तब हमको कैसी खेती करनी है। भाई ज्यादा बारिश आएगी तो हमें वो फसल करनी है जिनको ज्यादा पेड़ वो पानी चाहिए। कम कम बारिश आएगी या बारिश का मौसम नहीं है तो हम ऐसी फसल करते हैं जब हमको पानी कम चाहिए। In our country, floods cause extensive damage to crop, domestic animals, property and human life। मतलब हमारी कंट्री में, इंडिया में जो फ्लूड्स है उनसे हमें इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, इतने ज्यादा हमारे डैमेज होते हैं, सारी की सारी फसल खत्म हो जाती है, डोमेस्टिक एनिमल बेचारे बह जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं या जो किसान लोग हैं उनकी तो प्रॉपर्टी तक पूरी डैमेज हो जाती है, और कितनी तो पता नहीं ह्यूमन लाइफ भी इस फ्लड में चली जाती है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा पानी होगा तब भी दिक्कत है, कम पानी होगा तब भी दिक्कत है। ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड? अगर पानी ना हो तब क्या होगा? इट कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन रीजन फॉर अ ईयर और मोर? क्या होगा अगर पानी नहीं होगा? तो भाई पानी नहीं होगा, जमीन पानी नहीं सोखेगी, जब जमीन पानी नहीं सोखेगी तो पानी कहाँ से आएगा? फिर पीने के लिए पानी परेशानी हो जाएगी। द सॉइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो इवापोरेशन का ट्रांसपिरेशन का काम है ना, वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है ना। और बारिश पड़ती नहीं है, जो पानी है वो सूखता रहता है, तो ऑब्वियस है कि पानी की कमी तो होती रहेगी। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। और बारिश होगी नहीं तो क्या होगा? जो आपकी सॉइल है ना वो इस तरीके से ड्राई हो जाएगी, जो सॉइल आपको दिख रही है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। कहीं कहीं पर लेक्स में, पॉन्ड्स में और वेल्स में पानी खत्म हो जाएगा या कम, बहुत नीचे चला जाएगा, और कहीं कहीं पर बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्कार्स। दिस में लेड टू ड्रथ। इन ड्रथ कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड और एंड फॉडर। यानी अगर बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, और जब सूखा पड़ जाएगा तो ना तो हमें खाने के लिए फूड मिलेगा और ना एनिमल्स को खाने के लिए फूड मिल पाएगा, क्योंकि फूड उगता भी तो पानी की हेल्प से ही है ना। भाई मानसून का इंतजार करते हैं हम अपनी फसल को उगाने के लिए, जब मानसून आएगा ही नहीं तो फसल उगाएंगे कहाँ से? ठीक है। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? ये सबको पता है कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी बचाना चाहिए। ओनली a small fraction of water available on the earth is fit to use of plant animals and humans। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाटर तो हमारी अर्थ पर 2/3 है, लेकिन जो हमारे यूज करने लायक वाटर है वो केवल 1% है। यानी 78% वाटर इस अर्थ पर होने के बावजूद हम केवल 1% ऑफ वाटर ही यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। मतलब बहुत सारा पानी है वो ओशियंस में है जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। व्हेन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रेस्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर। मतलब अगर ग्राउंड वाटर सूख जाएगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा तो हम उसे भी यूज नहीं कर पाएंगे। भाई कितने गहरा आप खोदोगे, कितने नीचे तक पाइप डालोगे? कहीं कहीं पर तो ग्राउंड वाटर इतना लेवल नीचे जाता है कि आप कहीं तक खोदते रहो आपको पानी मिलता ही नहीं है ना। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड एंड इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेस। मतलब जो वाटर लेवल है अर्थ पर वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो हम वाटर यूज करेंगे ना, या जो हम वाटर यूज करते हैं वो बहुत लिमिटेड है, और जब हम उसे बहुत ओवर यूज करने लग जाते हैं तो वो खत्म होने लगता है, वो कम होने लगता है। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। यानी
जो पानी की डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबको अपने अपने काम के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी तो उतना ही है ना, पानी थोड़ी कम ज्यादा हो रहा है, पानी उतना ही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो पानी की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। अब आप लोग देख लीजिए कि आगे आप लोगों को पानी की इसी प्रॉब्लम के साथ रहना है या पानी को बहुत प्रीशियसली यूज करना है। It is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. बहुत जरूरी है कि हम पानी को केयरफुली यूज करें और पानी को वेस्ट ना करें। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा तरीका है पानी को बचाने का कि जब बारिश होती है तो उस वाटर को हम हार्वेस्ट करें, उस वाटर को हम इकट्ठा करें और अपने पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, अपने वैसे जरूरी काम के लिए, फसलों के लिए उस पानी का यूज किया जाए। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब छत से कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है पानी की। एंड द सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू द स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप, मतलब छत पर पानी कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर पाइप के थ्रू उनको टैंक में भेज दिया जाता है। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट यूज, यानी छत पे पानी आएगा तो साथ में सॉइल भी आएगी और हम इसको अगर यूज करेंगे तो हमें इसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पानी हमें मिल जाएगा। Instead of collecting rainwater in the tanks, the pipe can go directly into a pit in the ground. मतलब जो पानी हमने टैंक में कलेक्ट किया था, है ना, जो पानी हमने टैंक में कलेक्ट किया, रेन वाटर पानी जो हमने टैंक में कलेक्ट किया, वो पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? सीधा का सीधा हम उसे गड्ढे में भेजते रहेंगे। ठीक है, कलेक्ट करने के लिए वहां से छत से हम उसे पाइप के थ्रू गड्ढों में भेजते रहेंगे ताकि वो पानी इजीली इवोपरेट ना हो और हम उसे जब जरूरत पड़ेगा यूज कर सकें। Then seeps into the soil to recharge और refill the ground water, और फिर उसको हम क्या करते हैं, वो धीरे धीरे करके ग्राउंड में जाता रहता है ना, धीरे धीरे करके वो ग्राउंड में जाएगा, रिफिल होता रहेगा। रिफिल का मतलब है कि वो पानी फ्रेश होता रहेगा, यानी जो भी उसमें जम्स वगैरह है, जो भी उसमें सॉइल आ गई है, जो भी उसमें पार्टिकल्स आ गए, वो क्या होंगे, वो छन जाएंगे और जो ग्राउंड में वाटर पहुंचेगा उसको हम फिर हैंड पंप के थ्रू इजीली यूज कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड दैट कलेक्ट रेन वाटर, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें रोड के साइड में ड्रेन्स बना देने चाहिए ताकि जो रोड का पानी आता है ना वो इधर उधर ना जाकर उन ड्रेन्स में जाए और उन ड्रेन्स के थ्रू हम उस पानी को कलेक्ट कर पाए ताकि वो इजीली अर्थ में जाए और ग्राउंड वाटर कम ना हो, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम ना हो। तो ये तो थे मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। आप लोग भी अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी तरह से कर सकते हो और अपने प्लांट्स को ये वाला वाटर इजीली दे सकते हो। बाकी के कामों के लिए भी यूज कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन क्योंकि हम लोग सिटीज में रहते हैं तो ज्यादा वाटर तो कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पर हाँ अपने प्लांट्स के लायक हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर। आज ही चैप्टर फिनिश हो चुका है, पूरा चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आप मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, है ना, समझ में आया है नहीं आया। सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर आपको यहाँ मिलेंगे, फुल बुक मिलेगी एनसीईआरटी की। इससे पहले मैथ्स की क्लास 5, 6, 7 और 8 में मैथ्स कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।